तो हाँ जी दोस्तों, दिस इज सोनू प्रसाद एंड वेरी warm welcome to all of you. And so this is the second part of the residential status. Okay, so अभी तक हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? अभी तक हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स रेजिडेंशियल स्टेटस के देख लिए थे। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल को समझेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरीके से ठीक है बिल्ड हो जाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल 1, मिस्टर सैम, अ सिटीजन ऑफ दुबई, हैज बीन इन इंडिया सिंस 2001. सिंस 2001 ही लीव्स इंडिया को कब छोड़ता है वो? और 16 जुलाई 2024 को दुबई एंड रिटर्न वापस आ जाता है ऑन 1 अप्रैल 2025. 1 अप्रैल 25. ठीक है, डिटरमाइन द हिज रेजिडेंशियल स्टेटस. ठीक, चलो तो फिर आप अभी तक देखो जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा ना, आप बहुत ही आसानी से आपको ये एग्जांपल समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो हाँ, अगर आप कोई डायरेक्टली ये वीडियो देख रहा है तो भाई वो क्या है, पहले वाली वीडियो देखो, फर्स्ट पार्ट देखो, तब आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा. ठीक है, डायरेक्टली जब नहीं करना कि सेकंड पार्ट. हाँ, किसी और से आपने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तभी आपको समझ में आएगा. तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना रहेगा, इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा. तो आपको एग्जाम में कैसा लिखना रहेगा? फर्स्ट आप क्या करेंगे, प्रोविजन. फर्स्ट आप प्रोविजन लिखेंगे. पहले आपने प्रोविजन लिखना है. ठीक है, फिर आपने क्या करना है, सेकेंडली आपने क्या करना है, प्रेजेंट केस में जो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको इस तरीके से लिखना है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, ना कि एज इट इज क्वेश्चन में जो लिखा हुआ वही चीज नहीं चिपकानी. यहाँ पे वो लिखना है जो इस तरीके से उसको बना के लिखना है ताकि जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में है ना आसानी हो. तो देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा. थर्ड में आपको जाके कंक्लूजन लिखना है. 3 पार्ट रहेंगे. सॉल्यूशन कर आप करोगे तो तीन पार्ट में आप सॉल्यूशन होगा. प्रोविजन, सेकंड इन द प्रेजेंट केस आपके क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, ठीक है, उसको, थर्ड कंक्लूजन. ठीक है, समझ में आता है. अब क्वेश्चन को देखते हैं. तो ये कहता है भाई जो मिस्टर सैम है वो सिटीजन ऑफ दुबई है. ठीक है, सिटीजन ऑफ दुबई है. तो देखो मैंने बताया था आपको बेसिक में कि भाई सिटीजनशिप एंड द रेजिडेंशियल स्टेटस बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, हमें क्या हमें किस चीज पे काम करना है, हमें रेजिडेंशियल स्टेटस पे काम करना, ना कि सिटीजनशिप पे. ठीक है, तो हमारे किसी काम का नहीं है. हाँ, वो कब से रह रहा है इंडिया में? 2001 से रह रहा है. ठीक है, 2001 से रह रहा है, यानी कि हमें कब का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है? 24-25 का. सॉरी, ये 25 है, 24 नहीं है. ठीक है, 24-25 प्रीवियस है. 24-25 का हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है. तो 2001 से रह रहा है, यानी बहुत लंबे टाइम से रह रहा है. ठीक है, तो 2000 अब हमें जिस ईयर का निकालना है उस ईयर में इसकी सिचुएशन क्या है, कितने दिन इसका स्टे रहा है. तो देखो पहले आपने क्या करा, प्रोविजन लिख दिया भाई सिंपली, जो भी मैंने आपको सिखाया है. एन इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइज एनी ऑफ दी वन कंडीशन. दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो वो बन जाता है हमारा क्या, रेजिडेंट. ठीक है, तो क्या है पहला कंडीशन भाई, ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 days during the relevant previous year. ठीक है, मैं ये दोबारा नहीं समझा रहा है ना, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा. तो देखना 182 days फर्स्ट वाले में, और दूसरे वाले में 60 days प्लस 665 days और मोर. तो अभी हमने प्रेजेंट केस में हमने इसको कैसे बना के लिखना है, देखो, स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर, है ना. सेकंड पेन आ गया, क्या हो गया, इन प्रीवियस ईयर, है ना. प्रीवियस ईयर हम कौन से प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट कर रहे हैं? तो सर हम 2024 के लिए कैलकुलेट. तो इस प्रीवियस ईयर में इसका क्या स्टे है? तो सर अप्रैल. ठीक है, देखो वो छोड़ के इंडिया कब गया था? 16 जुलाई को गया था. 16 जुलाई, यानी उससे पहले था वो, अप्रैल में था, मई में था, है ना.
ठीक है, जून में था, जुलाई में था, अगस्त में वो कब गया, जुलाई में, हमने जुलाई में कितने दिन के लिए था, 16 डेज के लिए था, उसके बाद वो चला गया था, ठीक है, 16 जुलाई। उसके बाद अगस्त मंथ में कितने था, अगस्त से लेके मार्च 25 तक, अगस्त 24, अगस्त अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो ये है पॉइंट 2024 टू 2000 मार्च 25, ठीक है, अगस्त 2024 टू मार्च 2025 वो क्या, एक भी पीरियड के लिए वो नहीं था। आया कब वो आया है 1 अप्रैल 2025, मतलब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में आया। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर सर कैसे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, यानी कि वो आया प्रीवियस ईयर 2025-26, राइट, 1 अप्रैल 2025। ओके सर, ठीक है, हमने ये जो क्वेश्चन में लिखा होता हमने इसी को इस तरीके से लिखा ताकि हमें हमारा प्रोविजन है वो, मतलब हमारा जो प्रोविजन है उससे मैच का है जो हमने लिखा है ऊपर में, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया, तो इस तरीके से टोटल करके दिखा दिया। हाँ जी, ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको इस तरीके से आपने लिख दिया। अब देखो 180 डेज वाला कंडीशन सर्टिफाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। सेकंड वाला कंडीशन फिर देखो, क्या ये वाला हो जाएगा 60 डेज रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, 60 डेज रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, हाँ जी हो रहा है, 107 दिन है यहाँ पे, तो 60 डेज से ज्यादा है, ठीक है। तो अब प्लस दूसरा कंडीशन है क्या, 365 डेज, 365 डेज का प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में, प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में, प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में वो 365 डेज रहा है। तो देखो प्रीवियस ईयर में ही वो बाहर गया है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में तो वो इंडिया में ही रहा है, तो सर सेकंड वाली कंडीशन तो बहुत आसानी से मीट हो जाएगी। हाँ जी, तो आपको ये करके फिर आपको इस तरीके से लिख देना कि मिस्टर सैम सेटिस्फाइड दिस सेकंड बेसिक कंडीशन, दैट्स इट, देयरफॉर ही इज अ रेजिडेंट इन इंडिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो फर्दर मैंने क्या सिखाया था, अगर कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट बन जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको फर्दर कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो फर्दर हम कैसे, फिर हमने वो सेकंड एडिशनल कंडीशन लिखी, हमने एडिशनल कंडीशन लिख दी, दोनों के दोनों सेटिस्फाई करता है तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, अदरवाइज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर दोनों को सेटिस्फाई नहीं करता है तो, ठीक है। हमने ये दोनों कंडीशन लिख दी। तो ये वाली जो दोनों कंडीशन, इसमें प्रीवियस ईयर में नहीं है, प्रीवियस ईयर में नहीं चला, उसके पिछले के सालों में चेक करना है। तो आपको याद होगा 2 इयर्स था यहाँ पे, किसमें, 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस, एनी 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में अगर वो 2 साल भी रेजिडेंट है तो पहली वाली कंडीशन ये बात करती है, ठीक है। तो वो सेकंड वाला कंडीशन कहता है 730 दिन, कब, 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यहाँ पे वर्ड क्या है, 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो आइए फिर हम चेक कर लेते हैं। फिर हमने लिखा इन द प्रेजेंट केस में क्या दिया है, स्टे इन पीरियड। हाँ, स्टे इन पीरियड्स आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो हमने एग्जांपल के लिए मैंने आपको लिख लिया प्रॉपर। तो देखो प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में हमें बात करनी है सारी से। तो चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं, पिछले 10 ईयर्स का लिख लेते हैं। चलो पिछले 10 ईयर्स में किसी भी 2 साल बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वो 2001 से ही कंटिन्यूसली इंडिया में ही है वो। तो अगर आप इसके प्रीसीडिंग पीरियड्स लिखोगे तो कैसे लिखोगे भाई, 23-24 है ना, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अच्छा हो तो और भी लिख सकते हो, पूरे 10 सालों का लिख दो, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे 7 का ही लिखा हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पे पिछले 2 सालों में बहुत आसानी से वो क्या है, वो रेजिडेंट है। 182 डेज वाली अपनी कंडीशन, पहली वाली बेसिक कंडीशन का 182 डेज वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है, राइट। 2 साल में ऑब्वियसली 365 डेज ही वो इंडिया में ही है। हाँ, तो फिर उसके बाद 7 सालों वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है ना। 730 दिन बहुत आसानी से 365 डेज है। तो देखो रेजिडेंट इन इंडिया हो गया, कि पहली वाली कंडीशन बेसिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट हो गया, राइट। उसके बाद आप देखोगे 730 दिन तो बहुत आसानी से हो रहा है, ये तो 2555 दिन पिछले 7 सालों में कैलकुलेट किया जाए तो बहुत ज्यादा है 730 दिन के मुकाबले। तो ये सर क्या हो गया, आपका दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आप इसको क्या बोलोगे, बताओ, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आपको समझ में आता है, बिल्कुल। अगर मान लो ये दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन वॉयलेट होती, यानी कि मैच नहीं होती, यानी मीट नहीं होती, तो आप इसको क्या बोलते हैं, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। समझ में आता है, अब आ जाइए, 1-2 एग्जांपल और है वो आप खुद से समझोगे, ठीक है।
मैं आपको कॉन्सेप्ट करा देता हूँ फटाफट। 4 एग्जाम्पल है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, ये आपको मैं इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको उसे पढ़ना है। बिल्कुल मैंने अच्छे तरीके से लिखा हुआ और ये बिल्कुल अपडेटेड है, ठीक है। इसकी आपको न नोट्स की टेंशन लेनी है ना ही क्लासेस की। आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको मैं सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा सेपरेटली, वो सेपरेट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी और ये बहुत बोरिंग हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं, हमने यहाँ तक क्या समझ लिया, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे जो है जितने भी पर्सन की डेफिनेशन में जितने भी लोग कवर होते हैं उनका हम अब देखने वाले हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का हो गया, अब बात करने वाले हम HUF का, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, ठीक है, बस बोर्ड पे ध्यान दे रहा, ठीक है। अब कहते हैं ये प्रोविजन क्या कहता है कि इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्शियली, मतलब पूरी तरीके से या थोड़ा भी, पूरी तरीके से या थोड़ा भी, अगर इन इंडिया में है। सर हमें पहले ये बताओ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, क्या हमें इसकी डेफिनेशन भी याद करनी है क्या? नहीं, तो आंसर इज नो, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। यही डायग्राम जो मैंने बनाया हुआ है आपको यही एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से लिखोगे, बिल्कुल पूरे आपको पूरे 100% मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब आपको समझ के चलना है क्या होता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब आप जनरली समझो नॉर्मल वे में, भाई कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसी बिजनेस, ये यहाँ पे क्या है HUF कौन होता है, हम बेसिक वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो सर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल मतलब उसको कंट्रोल कौन करता है, करता है। HUF में होता है करता कौन होता है, वो मेन पर्सन होता है जो पूरे बिजनेस की देखभाली करता है, ठीक है। तो करता, उसको कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट उसका कि भाई बिजनेस में डिसीजंस कैसे आएंगे, है ना, बिजनेस कैसे चलेगा, क्या है ना, क्या हमें और दूसरे बिजनेस एक्सपांड करना चाहिए या हमें बिजनेस को और छोटा करना चाहिए क्योंकि हम संभाल नहीं पा रहे। तो इस तरीके से बिजनेस से रिलेटेड जो भी फैसले हैं, ठीक है, जो भी छोटे से लेकर बड़ा फैसला हो, ठीक है, वो अगर कहाँ पे होता है, इंडिया में होता है, चाहे पूरी तरीके से इंडिया में मैनेज किया, कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में हो रहा हो कंट्रोल, ठीक है, तो पूरी तरीके से हो रहा हो या फिर पार्शियली भी हो रहा है, मतलब थोड़ा भी। सर पार्शियली का कोई मतलब है क्या, 1%, 2%, 3%, एक अगर पार्शियली का मतलब है थोड़ा भी, मतलब 5% भी इंडिया में हो रहा हो, इंडिया में होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडेंट बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा भी का मतलब आपको समझ में आ गया, थोड़ा भी का मतलब है यहाँ पे चाहे 1% हो, 2% हो, 4% हो, 10% हो, ठीक है। तो थोड़ा भी होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेजिडेंट बोलेंगे। रेजिडेंट बोलने के लिए, ठीक है, हम उसको क्या बोलेंगे, रेजिडेंट। तो उसको रेजिडेंट हमने बोल दिया, थोड़ा भी अगर, या इन इंडिया में उसका कंट्रोल मैनेजमेंट है। उसके बाद इसको हम फर्दर कैटेगराइज करेंगे कैसे, इफ करता सेटिस्फाई एडिशनल कंडीशन, बोथ एडिशनल कंडीशन, ठीक है, बोथ एडिशनल कंडीशन, देन HUF को हम क्या बोलेंगे, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो देखो ये भी इंडिविजुअल की तरह मिलता जुलता, बिल्कुल इंडिविजुअल की तरह ही है, ठीक है। बस इसकी जो फर्स्ट वाली कंडीशन है, जो इसकी जो कंडीशन फर्स्ट वाली है वो अलग है यहाँ पे, है ना। HUF में उसमें इंडिविजुअल में 182 डेज और उसमें था अपना 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर इन 4 प्रीसीडिंग ईयर्स। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर होली और पार्शियली, है ना, होली और पार्शियली इन इंडिया में है तो हम उसको रेजिडेंट बोल के चलेंगे, ठीक है। अगर उसके बाद अगर करता है ना, करता है, अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, एडिशनल कंडीशन कौन सी, वही जो इंडिविजुअल के लिए जो एडिशनल कंडीशन है, वो दोनों के दोनों। सो इंडिविजुअल के लिए क्या है ना, 2 years ड्यूरिंग 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, और आपका प्लस ये वाली सेकेंड वाली क्वेश्चन 730 डेज ड्यूरिंग 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस डिटो कॉपी, ठीक है। तो आपको इतना ये याद रहेगा। अगर मानो सर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मीट नहीं होती, या दोनों नहीं होती या एक नहीं होती, ठीक है, तो सर उसको हम क्या बोलेंगे, अदरवाइज हमको बिल्कुल सेम एज हम जैसे इंडिविजुअल क्या कहते हैं, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आई होप कि मेरी वॉइस इज बहुत क्लियर आ रही है आपको, ठीक है। तो देखो, है ना, यहाँ तक आपको समझ में आता है। तो सिर्फ मैं जितना आपको बता रहा हूँ उतने पे ही फोकस करो, ठीक है, तो आपको बेटर समझ में आएगा। दूसरे और जो मैं चीजें नहीं बता रहा हूँ, बोर्ड पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको उस पर फोकस नहीं करना है। तो हमने क्या समझा कि भाई हाँ ये कंडीशन मीट करता है तो उसको रेजिडेंट बोलेंगे, उसके बाद उसको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं,
उसमें एडिशनल कंडीशन दोनों मीट कर गई तो वो क्या बन गया, HUF, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अदरवाइज हम उसको क्या बोलेंगे, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सर ठीक है, समझ में आता है। अगर मानो सर हुल्ली, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हुल्ली और पार्शियली इन इंडिया, हुल्ली पार्शियली कंट्रोल मैनेजमेंट हुल्ली और पार्शियली इन इंडिया होता है तो हम उसको रेजिडेंट बोलते हैं। अब सर मानो कि बिल्कुल ही नहीं होता यहाँ पे, मैंने कहा 1% होता तो भी इधर अपना कवर है, वो रेजिडेंट माना जाएगा। अब अगर मानो कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होल्ली आउटसाइड इंडिया है तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो HUF जो हमारा वो बन जाएगा हमारा नॉन रेजिडेंट, वो HUF क्या बन जाएगा हमारा नॉन रेजिडेंट, ठीक है, उसको नॉन रेजिडेंट बोल के चलेंगे। तो ये याद रहेगा, बिल्कुल यही डायग्राम आपको, प्यारा डायग्राम है बिल्कुल, बहुत मुश्किल से बना है, इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। आपको कहीं ऐसा डायग्राम मुझे नहीं लगता कहीं आपको मिलेगा, ठीक है। तो यही डायग्राम आपको चिपकाना है अपने आंसर में, और एग्जाम में भी बिल्कुल आप पूरे नंबर मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ, देखना अब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, ठीक है, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, AJP हम इसको बोल के चलते हैं, ठीक है। अच्छा सर, तो ये जो हम रेजिडेंशियल स्टेटस इन सभी लोगों का सेम है, मतलब क्या, सेम रूल है, सेम प्रोविजन है, सॉरी प्रोविजन, हम यहाँ पे प्रोविजन है, ये प्रोविजन। आपको सर सेक्शन, सर आप सेक्शन तो किसी में भी आपने एक भी जगह मैंने सेक्शन नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी, क्यों सर आपने सेक्शन क्यों नहीं लिखा, सेक्शन आपको रखने की जरूरत नहीं है, आपके लेवल पे सेक्शन किसी काम का नहीं है। देखो मैं CA फाइनल के पेपर देकर आ गया हूँ और बिना कोई भी मैंने मतलब बहुत इक्का दुक्का बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो सेक्शन है वही मैंने मतलब यहाँ पे भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा वही याद करने, अदरवाइज आपको कोई सेक्शन याद नहीं करना है, अदरवाइज आपको कोई भी सेक्शन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। मैंने CA फाइनल के, मैं बोला था CA फाइनल के पेपर मैंने बिना सेक्शन के याद करे हुए दिया है और पास भी हो गया हूँ मैं, ठीक है। तो आप तो है ना ग्रेजुएशन के दे रहे हो, तो आपको इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई अगर कोई टीचर आपको सेक्शन पे बोलता है ये सेक्शन याद रखो, तो मतलब मैं क्या कहूँगा उसको, कोई जरूरत है नहीं ना, रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्यों याद रखोगे, अगर रिक्वायरमेंट होती तो मैं 100% यहाँ पे लिख देता। चलो आगे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं हम रेजिडेंशियल स्टेटस किसकी, फर्म की, और 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 लोग हैं, ठीक है, इन सभी का क्या है, सेम प्रोविजन है। तो सर क्या है, तो देखना, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल यहाँ पे भी सेम है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का दो वर्ड यूज करा है, कंट्रोल मैनेजमेंट क्या है, होली और पार्शियली, मैंने होली और पार्शियली का मतलब आपको समझा दिया, ठीक है, होली और पार्शियली का मतलब थोड़ा भी, और यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं है कि कितना, तो हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्या लेके चलते हैं, भाई थोड़ा मतलब कितना भी चले, थोड़ा भी अगर है इंडिया में है कंट्रोल मैनेजमेंट, है ना, आप बिजनेस इंडिया में रह के चला रहे हो, है इंडिया में रह के बिजनेस के डिसीजंस आ रहे हैं यानी कि कंट्रोल कर रहे हो, तो वो क्या है, वो उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडेंट बोलेंगे। तो सर यहाँ पे देखो हेडिंग अपना, यहाँ इन सभी लोगों के लिए क्या है, सेम रूल है, तो रेजिडेंट, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेजिडेंट बोलेंगे, ठीक है। सर इसमें फर्दर कैटेगराइज नहीं करोगे, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नहीं, यहाँ पे नहीं है। वो जो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो अपना किसके लिए है, इंडिविजुअल एंड HUF के लिए, अदरवाइज इन सभी के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस दो ही कैटेगरी में डिवाइड है, या तो वो रेजिडेंट होगा या तो वो नॉन रेजिडेंट होगा, या तो वो रेजिडेंट होगा या तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। समझ में आती है बात, हाँ जी समझ में आती है। तो देखिए कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मैंने बता दिया रेजिडेंट होगा, अगर हुल्ली आउटसाइड हुआ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो आप उसको क्या बोलोगे, नॉन रेजिडेंट। एनी डाउट, आई होप इसलिए बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आता है। उसके बाद आता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। सर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड करोगे, तो देखो जो इंडियन कंपनी है जो कि इंडिया में ही बनी है, इंडिया में ही रजिस्टर्ड हुई है, इंडिया में ही ROC में उसने रजिस्ट्रेशन लिया, कंपनी के बारे में आपको इतना तो बेसिक आपने पढ़ा ही होगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई इंडिया में कोई कंपनी बनती है तो उसको ROC में अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है, कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड होती है, प्रॉपर प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। तो वो तो इंडिया की कंपनी है तो वो हम उसको क्या बोलेंगे भाई, रेजिडेंट बोल के चलेंगे, ठीक है, समझ में आता है। उसके बाद आता है फॉरेन कंपनी। अच्छा तो फॉरेन कंपनी में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है POEM। सर इसका क्या मतलब होता है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं ताकि आपको डाउट ना आए। POE मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, सर आप तो ये फुल फॉर्म बता रहे हो, उसका मतलब बताओ। मतलब
तो इसका मतलब होता है कि अ प्लेस मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजन ठीक है विच आर नेसेसरी टू कंडक्ट बिजनेस आर मेड। मतलब जहाँ पे की मैनेजमेंट, सर की मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया एंड कॉमर्शियल डिसीजन मतलब बिजनेस के फैसले भाई, कि बिजनेस काम कैसे करेगा, बिजनेस के फंड कैसे मैनेज होंगे, हमें लोन लेना है, हमें किसी को पेमेंट करनी है, तो इससे रिलेटेड डिसीजंस कैसे, इससे रिलेटेड डिसीजन को हम ये सारे डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस डिसीजन मतलब वही अपना अगर आपको धंधा करना है तो उसको आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो वही तो कमर्शियल डिसीजन है, उस धंधे में आपका प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है, तो वो क्या हो गया आपका कमर्शियल डिसीजन हो गया। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड सारे डिसीजंस को हम कमर्शियल डिसीजन बोलते हैं। ठीक है, की मैनेजमेंट सर क्या हो गया, मैनेजमेंट में देखो सारे की मैनेजमेंट आपका बहुत बड़ा होता है, मैनेजमेंट का मतलब सारे लोग जो बिजनेस में इन्वॉल्व है वो सारे मैनेजमेंट का एक पार्ट होते हैं, उसमें भी कुछ लोग की होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो कि आपका घर है, आपके घर है, जैसे आपके घर में आपके कुत्ते बराबर कोई इज्जत नहीं होती है, बट देखो उसमें आपके घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, मम्मी और पापा। ठीक है, मम्मी और पापा, तो वो लोग क्या है, की लोग है, घर के क्या है, की लोग है। ठीक है, जैसे अपन मैं हूँ, मेरे घर में कोई इज्जत नहीं है ना, तो मेरे घर में कौन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग कौन है, मेरे मम्मी और पापा, वो फैसले लेते हैं। तो इस तरीके से बिजनेस में भी कुछ लोग की लोग होते हैं जो कि मेन फैसला लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, की मैनेजमेंट का मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ, मतलब इंपॉर्टेंट लोग बिजनेस के, जिनके बिना घर नहीं चल सकता, जिनके बिना बिजनेस भी नहीं चल सकता। ठीक है, तो की मैनेजमेंट का मतलब वो हो गया। की मैनेजमेंट का सर एक एग्जांपल बता दूं, की मैनेजमेंट में जैसे सीएफओ हो गया, सीएफओ सीईओ है ना, आपने मूवी में सुना होगा, आई एम द सीईओ, आई एम द सीएफओ, है ना, तो फलाना ढमकाना, तो वो एग्जांपल हो गया। और आपने ऐसे भी पढ़ा ही होगा बिजनेस स्टडीज में। तो फॉरेन कंपनी, ठीक है, फॉरेन कंपनी, अब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जहाँ पे भी, जिस जगह पे भी वो डिसीजन होते हैं, उसी जो डिसीजन लिए जाते हैं की मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजन से, वो डिसीजन लिए जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी कि वहीं से मैनेजमेंट उस प्लेस से हो रहा है। ठीक है, तो अगर वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, अगर वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, तो हम उसको रेजिडेंट मान के चलेंगे, अदरवाइज इफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया, तो हम उसको क्या मान के चलेंगे, नॉन रेजिडेंट मान के चलेंगे। आई होप ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने एक सेक्शन लिखा हुआ है, देखो जहाँ पे जरूरत रहेगी मैं वहां पे लिख के चलूंगा। ठीक है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम की बात करते हैं। रेजिडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ आर का मतलब आपको समझ में आता है। ठीक है, मैंने बताया हुआ आपको ऑलरेडी, एक बार और बताते हैं। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, क्लियर है। तो देखो अब बात करें सर स्कोप ऑफ टोटल इनकम। मतलब स्कोप का मतलब एक दायरा भाई, टोटल इनकम का क्या दायरा है, किसी भी पर्सन का, चाहे वो रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, या रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, या फिर एंड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। तो सर इनका स्कोप का, इनकम का क्या स्कोप है, इनके इनकम का क्या दायरा है, क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड होगी, क्या चीजें एक्सक्लूड होगी। सर एक्सक्लूड तो नहीं, मतलब आप समझो कि इनके, जब आप इनका इनकम कैलकुलेट करोगे तो इसमें टोटल में आप क्या चीजें लोगे, ठीक है, क्या पे टैक्स लगेगा, सॉरी हाँ, क्या पे टैक्स लगेगा, टोटल इनकम में आएगा तभी तो, टोटल इनकम में अगर आएगा तो उस पर टैक्स लगेगा। तो सर बताओ, देखो ये जो टेबल है ना, आपको थोड़ा बहुत अटपटा सा लगेगा, बट आप इसको अभी समझ के चलो जितना मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में दोबारा आऊंगा, जो नीचे सारी हम इसकी टर्म्स की मीनिंग है कुछ, और हम उसको फर्दर समझेंगे ना तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी के लिए क्या है, मैं जितना बता रहा हूँ उतना समझ के चलो, ठीक है। तो सर बताओ, पहला है इनकम अर्न्ड और डीम्ड टू बी अर्न्ड इन इंडिया एंड रिसीव्ड एनीवेयर। तो सर इसमें आपने लिखा है इनकम अर्न, एक शब्द हो गया, और दूसरा हो गया डीम्ड टू बी अर्न, ठीक है, इन इंडिया, प्लस आपने लिखा हुआ है रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव्ड एनीवेयर मतलब कहीं पे भी रिसीव हो, इनकम अर्न, ठीक है। आप एक अर्न का मतलब आप क्या पढ़ के चलते हो, एक्रू और राइज,
ठीक है, एक्रू और अराइज, ठीक है, एक्रू और अराइज, ठीक है, अर्न का मतलब हुई है एक्रू और अराइज, ठीक है। तो ये वर्ड आपको कहीं दिखेगा, एक्रू और अराइज का मतलब क्या, अर्न है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इनकम अर्न और डीम टू बी अर्न इन इंडिया, मतलब इनकम जो है अर्न कहाँ पे हुई, इंडिया में हुई, हाँ, या डीम्ड, यानी मान लिया, या कि डीम मतलब मान लिया कि इनकम इंडिया में हुई। तो ये कुछ रूल्स हैं जो बताएंगे कि भाई डीम टू बी अर्न इन इंडिया कब होगा, तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनकम आपका कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ, ठीक है। क्रक्स क्या है, इनकम कहाँ, आप इनकम आपका कहाँ अर्न हुआ, इनकम आपका जनरेट कहाँ हुई, इंडिया में हुई, ठीक है। रिसीव कहाँ, रिसीव एनीवेयर, कहीं पे भी आपको रिसीव हुई, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंडियन इनकम बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, इंडियन इनकम बोल के चलेंगे, इंडियन इनकम। अब इंडियन इनकम है तो देखो, इंडियन इनकम आप कोई भी कैटेगरी के पर्सन हो रहे, नॉन रेजिडेंट हो या रेजिडेंट हो, ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट है, भाई आपने इनकम इंडिया में कमाई तो आपको टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा, समझ में आता है बात। अगर आपने इनकम में कोई भी इनकम कमाई इंडिया में, सॉरी ठीक है, इंडिया में कोई भी इनकम कमाई आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, राइट, चाहे आप रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मतलब यहाँ पे टैक्सेबल टैक्स, ठीक है, समझ आता है, ये मतलब यहाँ पे टैक्सेबल ठीक है, समझ आता है। उसके बाद आता है इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया एंड अर्न एनीवेयर, ठीक है। तो देखो मैंने एक टर्म समझा दिया आपको, इनकम रिसीव्ड, यहाँ पे वर्ड क्या है, रिसीव्ड है, डीम टू बी रिसीव्ड है, ठीक है, एंड अर्न एनीवेयर, मतलब क्या कह रहा है कि आपने इनकम कमाई कहीं पे भी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपने इनकम रिसीव्ड करी इंडिया में, मतलब सर एग्जांपल दे दो, एग्जांपल इसके लिए मानो कि कोई जैसे पंजाबी लोग हैं, अपने पंजाबी लोग, पता ही आपको, कनाडा दूसरा पंजाब है, उसको दूसरा पंजाब बोला जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारे पंजाबी हैं, उनके वहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उन्होंने रेंट कमाया, अब वो क्या है, आधे परिवार वहाँ रह रहा है, आधे परिवार यहाँ रह रहा है, तो भाई रेंट कमाया, रेंट कहाँ आई, इंडिया में आ गया, रिसीव कमाई हो, मतलब इनकम वही जनरेट हुई, बट आपने रिसीव कहाँ करी, आपने रिसीव कहाँ करी, आपने रिसीव आपने करी इंडिया में, ठीक है, रिसीव आपने इंडिया में करी, कमाई कहाँ पे, फॉरेन में, रिसीव कहाँ हुई, इंडिया में। तो ये वही कह रहा है, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड कब माना जाएगा, सर ये बताओ, डीम टू बी रिसीव्ड, देखो डीम्ड के जो ये रूल है, मतलब ये आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा प्रोविजन, ठीक है, डीम्ड कब माना जाएगा, तो डीम के लिए हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मान के चलो, अभी के लिए क्या मानो, अभी के लिए मानो कि आपने इनकम कमाई कहीं पे, उससे को, ठीक है, इनकम कमाई कहीं पे भी, बट आपने अगर रिसीव करी ना इंडिया में, अगर आपने इंडिया में रिसीव करी तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, इंडिया में आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो इंडियन इनकम हो गई। देखो फिर आया है भाई, हम उसको क्या बोलेंगे, इंडियन इनकम। भाई कोई भी इनकम इंडियन इनकम बन जाती है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप कहीं के हो, रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टैक्सेबल तीनों सिनेरियो में टैक्सेबल है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट, ठीक है, बट बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल और सेटअप, ठीक है, सेटअप इन इंडिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इनकम अर्नड एक वर्ड है, दूसरा रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इनकम अर्न तो आपने इंडिया में किया, रिसीव आउटसाइड किया, ठीक है, इनकम कहाँ पे अर्न किया, इंडिया में, ठीक है, रिसीव्ड आउटसाइड किया, ठीक है। बट बिजनेस एंड प्रोफेशन, आपका बिजनेस है, ये बिजनेस है या प्रोफेशन है, प्रोफेशन मतलब मान लो आप प्रोफेशन में, मतलब आप एक आर्किटेक्ट, वो क्या सर्विस देता है, घर डिजाइन करता है ना आर्किटेक्ट, तो मान लो ये है आपका, इस तरीके का कोई प्रोफेशन का एग्जांपल हो गया। बिजनेस का मतलब, बिजनेस का कैसे हो सकता है एग्जांपल, कोई मान लो कोई कपड़ा है ना, क्लोथ वगैरह, कोई क्लोथ का कोई बिजनेस हो गया, ठीक है। कंट्रोल एंड सेटअप इन इंडिया, आपने कोई इस तरीके से मैंने बताया ना, तो आर्किटेक्ट का लेके चलते हैं, प्रोफेशन का लेके, तो प्रोफेशन आपने कोई आर्किटेक्ट का कोई अपना आप प्रोफेशन है ना, आर्किटेक्ट की सर्विस देते हो, आप इंडिया में आपने पूरा अपना बिजनेस जमाया, ठीक है, आपका नाम हो गया बहुत, जैसे शायद गौरी खान है, शाहरुख खान की भी, वो आर्किटेक्ट का शायद मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, तो वो काम करती है, ठीक है, डिजाइनिंग सर्विस देती है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा कि अपना सेटअप किया इंडिया में, फिर टैक्स ना देना पड़े तो वो चले गए फॉरेन में, ठीक है। बट इन्होंने सर्विसेज कहाँ दे रहे हो, इंडिया में दे रहे हैं, ठीक है, सर्विस कहाँ दे रहे हैं, वो इंडिया में दे रहे हैं, ठीक है। इनकम आपने कहाँ करी, इनकम अर्न कहाँ करी, इंडिया में, भाई इनकम सर्विस दी इंडिया के लोगों को, उनसे पैसा कमाया और आप चले गए बाहर,
ठीक है, आप चले गए कहाँ, बाहर। और बाहर, बट आपका बिजनेस कहाँ पे सेटअप किया आपने, इंडिया में, इंडिया से कमा रहे हो, बट रिसीव कर रहे हो कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया, रिसीव कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, ताकि आप टैक्स चोरी कर सको। एक्चुअली में ये प्रोविजन स्पेशली बनाया उन लोगों के लिए जो टैक्स चोरी कर रहे थे। बिजनेस तो बना दिया इंडिया में, ठीक है, इंडिया में बना के और चले गए बाहर, ताकि, ठीक है, और बाहर से सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, बाहर से सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विस उनकी कहाँ जा रही है, इंडिया वाले लोगों के लिए, कमा कहाँ से रहे हैं, इंडिया से, ठीक है, और कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। तो सरकार ने देखा कि हाँ भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऐसा करते हैं, तो इन्होंने एक प्रोविजन डाल दिया, ठीक है। देखो ये एक्चुअली में सिर्फ काम करता है रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, मतलब सॉरी इंडिविजुअल के लिए ये प्रोविजन आया, इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए आया है, क्योंकि देखो ये जो कैटेगरी है ना, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, एंड रेजिडेंट, सॉरी दूसरी कैटेगरी है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट दूसरी, ठीक है, तो इन दोनों, सॉरी थोड़ा मिक्सअप हो रहा है थोड़ी, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट सेकंड कैटेगरी है इंडिविजुअल की, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये लोग हैं ये इंडिविजुअल की कैटेगरी है, अभी हमने पढ़ लिया ना, आपको इतना समझ में आ गया, ये इंडिविजुअल के लिए, अदरवाइज दूसरे इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के केस में ये दो कैटेगरीज हैं, ठीक है, ये दो कैटेगरीज इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है, ठीक है, बोर्ड पे देखो इंडिविजुअल एचयूएफ, ठीक है, तो बट और दूसरे और इनके अलावा दूसरे जो पर्सन है, ठीक है, फर्म हो गई, ईओपी हो गया, बीओआई हो गया, आर्टिफिशियल, इनमें सिर्फ क्या है, या तो रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट हो। तो देखो ये बनाए इन लोगों के लिए, तो इसके लिए अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो टैक्सेबल है, फिर दूसरी वाली कैटेगरी में रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो ये टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट हो तो ये टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। अभी इसका और ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी, अभी हम कुछ पॉइंट्स और पढ़ेंगे ना, तो आपको ये जो अभी धुंधला धुंधला सा लग रहा होगा थोड़ा, तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, तो इनकम अर्न्ड रिसीव्ड एंड कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है। देखो इनकम कमाई कहाँ पे, बाहर, फॉरेन में, ठीक है, इनकम कमाई कहाँ पे, बाहर, फॉरेन में, यानी अर्न मतलब बाहर कमाई, रिसीव्ड बाहर कमाई, बाहर ही रिसीव हुआ, एंड कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, बिजनेस भी आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, कंट्रोल भी आउटसाइड, मतलब है ना, बाहरी देखभाल, बिजनेस भी वहीं किसी फॉरेन प्लेस में कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, फॉरेन इनकम बोलेंगे, ठीक है, ये भी फॉरेन इनकम ही है, ये ऊपर वाली जो हमने पढ़ी ये भी फॉरेन इनकम है, बट ये कुछ चोर लोग हैं ना, चोर लोगों को पकड़ने के लिए बनाया गया ये प्रोविजन क्यों बनाया, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए, ठीक है, इंडिविजुअल ये एचयूएफ जो चोर होते हैं उनके लिए बनाया गया, ठीक है। देखो नॉन रेजिडेंट है तो क्या है, टैक्सेबल नहीं है उसके केस में, और ये है एक फॉरेन इनकम है, देखो फॉरेन इनकम, अगर आप देखो सिर्फ अगर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तभी ये टैक्सेबल है, ठीक है, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं किसी भी केस में। आपकी फॉरेन इनकम यानी कि क्रक्स सुनो, आपकी फॉरेन इनकम तभी टैक्सेबल होगी जब आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, ठीक है, समझ में आता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक पॉइंट है यहाँ पे, पास्ट फॉरेन इनकम, यहाँ पे एक पॉइंट था ना, देखो कि रिसीव्ड वाला जो हमने हर जगह पे पढ़ा ना, डीम, देखो डीम टू बी रिसीव्ड, अभी इसके हम और डिटेल में पढ़ेंगे, डीम टू बी रिसीव्ड कब होता है, क्या होता है, ठीक है। तो डीम टू बी रिसीव्ड, देखो पास्ट फॉरेन इनकम आप मान लो कोई प्रीवियस ईयर, पास्ट फॉरेन इनकम का मतलब एग्जांपल से समझो, प्रीवियस, अभी जो अपना प्रीवियस ईयर चल रहा है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर अपने अभी 24-25 अपना चल रहा है, ठीक है, असेसमेंट ईयर अपना चल रहा है 25-26, ठीक, अब देखो 25-26, अब इस ईयर की आप टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे, ठीक है, राइट, टोटल इनकम आपकी क्या इस ईयर की आपकी कैलकुलेशन होगी। अब कोई प्रीवियस ईयर है, इससे भी प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 2023-24 है, इस साल की कोई इनकम है, राइट, इस साल की आपने कोई इनकम कमाया, रेंट कमाया और आपने अगले साल यानी कि 23-24 का 24-25 में आपने रिसीव किया इनकम, ठीक है, तो ये क्या है, टैक्सेबल नहीं होगा, ये टैक्सेबल नहीं होगा, बट यही अगर कमाया आपने कब होता, 24-25 में, 24-25 में कमाया, 24-25 में आपने यहाँ पे रिसीव कर लिया, इनकम आपने रिसीव कर लिया, ठीक है, तो ये क्या है, टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, कौन समझ में आता है,
इस पॉइंट का मतलब ये है, पास्ट में कोई फॉरेन इनकम आप इंडिया लाते हो वो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। अब देखो, इनकम विच आर डीम्ड टू बी अर्नड दैट इज अक्रू और अराइज। आप कहीं शब्द देखोगे भाई अक्रू लिखा हुआ है ना। अब क्वेश्चन पूछेगा भाई विच आर द इनकम, ठीक है, इस तरीके से पूछेगा कि विच आर द इनकम विल बी कॉल्ड अक्रू अराइज इन इंडिया, ठीक है। तो इसके ऊपर आप एक दो पॉइंट लिखो, है ना। तो आप क्या कंफ्यूज मत होना, सर अक्रू आपने पढ़ा है, डीम टू अर्न पढ़ा है, यहाँ पे तो अक्रू अराइज है, तो दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, इन इंडिया। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये केसेस हम पढ़ने वाले हैं, छोटे छोटे से केसेस है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको ध्यान से सुनना है और आपको समझ में आते चले जाएगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन बिजनेस कनेक्शन का पहले मतलब समझ लेते हैं। बिजनेस कनेक्शन सर क्या होता है? बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया का मतलब क्या होता है? देखो, बिजनेस कनेक्शन मे बी इन इंडिया, मे बी इन सेवरल फॉर्म में हो सकता है। मान लो आपने कोई ब्रांच खोल लिया, ठीक है। बिजनेस कनेक्शन की मीनिंग बहुत वास्ट है, मतलब ये बहुत बड़ी मीनिंग है, मतलब सब कुछ इंक्लूड होता है इसके अंदर। आपने क्या करा, एक ब्रांच को ही खोल लिया, आप यूएसए में हो, ठीक है, आप हो यूएसए में, ये हो आप, ठीक है, देखना, ये हो आप हो, ठीक है, ये आप हो। आपने क्या करा, यूएसए में आपके बिजनेस है, आपने यहाँ पे क्या करा, एक ब्रांच खोल दिया, इंडिया, ये है इंडिया, इंडिया है। यहाँ पे आपने एक बंदा अपॉइंट करा, यहाँ पे एक बंदा अपॉइंट करा, यहाँ पे आपने ब्रांच खोल लिया, यहाँ पे आपने एक ऑफिस या फिर ऑफिस खोल लिया, कोई ऑफिस खोल लिया, या फिर कोई सब्सिडियरी कंपनी बना दी, है ना, सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है, कुछ भी, मतलब आपने क्या करा, यहाँ पे कोई या फिर कोई बंदा अपॉइंट कर दिया है, अपॉइंटेड अ पर्सन, अपॉइंटेड अ पर्सन, ठीक है, जो आपके ऑर्डर्स लेगा, है ना, जो आपके आपके बिजनेस को यहाँ पे देखभाल करेगा, समझ रहे हो। तो ये सब कुछ बिजनेस कनेक्शन हो रहा है ना। चाहे एक बंदा कर दो, मतलब आपकी यहाँ पे एग्जिस्टेंस है किसी ना किसी तरीके से, इंडिया में आपकी एग्जिस्टेंस है ना। इंडिया में आए आप, है ना, कोई पर्सन अपॉइंट कर दिया, है ना, ब्रांच खोल लिया, ऑफिस खोल लिया, कोई सब्सिडरी कंपनी ही बना दी, ठीक है, समझ में आता है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, हम इसको बिजनेस कनेक्शन बोलते हैं। अगर ये आपका बिजनेस कनेक्शन है तो आप पॉइंट आएगा, अगर आपका बिजनेस कनेक्शन है तो एनी इनकम विच अराइजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनी एक्टिविटी और बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, है ना, एनी एक्टिविटी और बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया इज डीम्ड टू बी ऑन इन इंडिया। समझ में आता है। अगर मानो कोई भी ऐसा आपने कोई भी काम करा, ठीक है, अपना आपका बिजनेस कहाँ है, यूएसए में, और आपने इंडिया में आके कोई काम करा, चाहे ब्रांच या कोई पर्सन अपॉइंट कर दिया या कंपनी खोल दी, तो इससे जो भी इनकम आपको कमाए, इससे होगी आपकी इनकम, इससे होगा आपका प्रॉफिट। अब इस ये जो प्रॉफिट हुआ आपको, उसके ऊपर आपको ये इसके ऊपर आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, राइट। इसको आप क्या बोलोगे, अभी हम क्या सीख रहे हैं, इसको डीम्ड इनकम बोली जाएगा, यानी हम इसको क्या मानेंगे कि आपने इसको इंडिया में कमाया है। अब इंडिया में कमाया है तो इंडियन इनकम हो गई, और इंडियन इनकम हो गई तो आपको टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इनकम, सॉरी पहला पॉइंट हो गया, नेक्स्ट पॉइंट। तो क्या कह रहा है कि इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी से या कोई एसेट या सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, और सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है, कोई भी सोर्स है जो कि इंडिया में है आपका, ठीक है, उससे आप इनकम कमा रहे हो, उससे आप इनकम कमा रहे हो, ठीक है। तो एनी इनकम विच अराइज, ठीक है, विच अराइज, यहाँ पे अराइज या एक्रू जो सब आपको यूज करना है, ठीक है, फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का यहाँ पे क्या मतलब है, मूवेबल भी हो सकती है कोई प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। तो प्रॉपर्टी का मतलब आप जो भी समझ सकते हो, देखो मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल सारे इंक्लूड होते हैं, ठीक है, विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, जो कि इंडिया में है, ठीक है। तो आप उसको क्या मानोगे, डीम टू बी अक्वाराइज इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल सर एक एग्जाम्पल तो दे दो, मानो कोई फॉरनर है, ठीक है, वो यहाँ पे इंडिया में उसने एक प्रॉपर्टी ले ली, सर प्रॉपर्टी कैसे, मान लो एक वेकेंट लैंड खरीद लिया, या मान लो दिल्ली में आके उसने एक घर खरीद लिया, पूरी बिल्डिंग खरीद ली। अब उस बिल्डिंग से उसको होता है रेंट की कमाई, ठीक, उसको रेंट की कमाई होती है उससे। अब रेंट की कमाई होती है तो ये जो रेंट कमाया वो हम उसको क्या मानेंगे, डीम टू बी
अर्नड इन इंडिया, दैट इज इंडियन इनकम, दैट इज इंडियन इनकम। अब वो इंडियन इनकम है तो भाई टैक्स तो देना पड़ेगा, आप कोई भी हो टैक्स तो देना पड़ेगा। इंडियन इनकम हो गई तो आप कोई भी हो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये बात मेरा याद रखना बहुत अच्छे तरीके से, कभी कंफ्यूजन, आप कोई भी हो इंडियन इनकम है आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। आ गया वो इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। सर कैपिटल एसेट क्या होती है हमें तो पता ही नहीं है भाई। कैपिटल एसेट आपको कैसे पता होगी, अगर आपने कैपिटल गेन, आपका कैपिटल गेन का एक हेड होता है, उसका एक सेपरेट चैप्टर है, वो आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपको कैसे समझ में आएगा, ठीक है सर। तो अभी के लिए बताओ सर कैसे क्या समझे इसको, अभी के लिए बस आप रट के चलो कि भाई हाँ कैपिटल एसेट होता, कोई कैपिटल एसेट होती है, उस पे अगर आपको इनकम होती है, देखो इनकम, इनकम कब, ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब सर, ट्रांसफर का मतलब आप मान के चलो सेल, आपने कोई भी आपने कैपिटल एसेट है उसको ट्रांसफर करी और उससे आपको फायदा हुआ, ट्रांसफर करी मतलब उसका फायदा हुआ, फायदा हुआ सर, फायदा मतलब नहीं समझा सर। मानो कि आपके पास कोई कैपिटल एसेट, कोई आपके पास लैंड थी, कैपिटल एसेट होती है लैंड, ठीक है, इसकी डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। लैंड थी 1 करोड़ की, ठीक है सर, आपने इसको ट्रांसफर यानी कि सेल कर दिया, सेल कितने में कर दिया, तो मानो 2 करोड़ में बेच दिया, 2 करोड़ में बेच दिया, मेरा माइक ओपन तो है ना, हाँ ठीक है। तो 2 करोड़ में बेच दिया तो 1 करोड़ का फायदा हुआ आपका, राइट, 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, एक तरीके से मैं बोल के चलूं 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो ये आपको इनकम हुई, तो ये आपको इनकम इंडिया में हुई, क्योंकि लैंड कहाँ पे, इंडिया में, तो ये क्या है, हम इसको क्या मानेंगे, डीम टू बी अर्न इन इंडिया, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने ये सेम एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे, देखो डीम टू बी अक्रू राइज इन इंडिया, ठीक है, यही एग्जांपल है। अब सर अगला बताओ, सैलरी इनकम फ्रॉम, अब ये ढेर सारे पॉइंट कंफ्यूज नहीं होना, पेशेंस रखना है, आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे। अभी देखो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा होगा आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखना है और सुनते जाना है, इंजॉय करते जाना है, ठीक है। तो देखो सैलरी इनकम फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया शैल बी डीम टू बी, ठीक है, शैल बी डीम टू बी अर्न इन इंडिया, ठीक है भाई, जागते रहो, ठीक है। सैलरी इनकम फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड इंडिया, भाई ये क्या कह रहा है कि आपने कोई सैलरी इनकम कमाई, क्यों कमाई भाई, आपने सर्विसेज दी इंडिया में, ठीक है, डीम टू बी अर्न इन इंडिया। सर इस एग्जांपल मान लो कि एक नॉन रेजिडेंट है, मैं पुरानी वाली कंपनी में था ना, वहाँ पे चाइनीज लोग थे, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता अभी, तो वहाँ पे चाइनीज लोग थे, हाँ, तो वहाँ ना चाइना के लोग थे वहाँ पे, तो वो क्या कर रहे थे, वो सर्विसेज कहाँ दे रहे थे भाई, चाइना में, तो उनको सैलरी कहाँ मिल रही थी, इंडिया में मिल रही थी। अब इंडिया में सर्विस दे रहे थे, है ना, वो एम्प्लॉय एक्चुअली में कंपनी में, तो वहाँ पे आपने वो लोग सैलरी कमा रहे थे, तो टैक्स कहाँ देंगे, अरे माइक को क्या हो गया, गुस्सा हो गया क्या, ठीक है। तो देखो, तो वो चाइना के लोग अपने इंडिया में काम कर रहे हैं, सर्विस यहाँ पे दे रहे हैं, है ना, तो उनको टैक्स भी कहाँ, इंडिया में देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो इनकम कहाँ से हमारे, इंडिया से कमा रहे हैं। तो देखो ये वही एग्जांपल है, देखो सैलरी उन्होंने कमाई, रेंडेड सर्विसेज इन इंडिया, है ना, ऑफिस, मैं बताता हूँ कहाँ था, मैं वीवो में था मैं, ठीक है, वीवो में, तो वीवो में थे चाइनीज लोग, ठीक है, तो उन्होंने सैलरी कमाई चाइनीज लोगों ने, ठीक है, तो सैलरी कमाई, तो इस सैलरी के ऊपर इस सैलरी को क्या बनेंगे, डीम्ड, है ना, अभी पॉइंट यही चल रहा है ना हमारा, हेडिंग मत भूल जाना यार, हेडिंग देखो क्या चल रहा है, इनकम डीम टू बी अर्न इन इंडिया, इनकम डीम टू बी अर्न इन इंडिया हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा सर बताओ, इंडियन इनकम, इसका मतलब ये कहलाएगा इंडियन इनकम, इंडियन इनकम हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब है सर, इसमें कोई भी हो उसको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोलते थे तो चाइनीज लोग थे, तो उन लोगों ने कमाया यहाँ पे, तो उसको हम बोलेंगे डीम टू बी अर्न इन इंडिया, डीम टू बी अर्न इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया, समझ आता है। अगला देख लिया, मेरे को ये करना पड़ेगा, पांचवा पॉइंट क्या, सैलरी पेबल बाय इंडियन गवर्नमेंट। अच्छा देखो, सैलरी पेबल इंडियन गवर्नमेंट ने सैलरी पे करी, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने सैलरी पे करी टू इंडियन सिटीजन, किस खुशी में पे करी भाई, फॉर रेंडरिंग सर्विसेज दी आउटसाइड इंडिया, ठीक है, शैल बी डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया। सर इसका एग्जांपल दो, देखो क्या होता है ना, कोई सारी इंडियन गवर्नमेंट, देखो इंडिया जैसे एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल होगा इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी कहाँ पे, हर कंट्री, बहुत जगह पे है, बहुत सारी कंट्री में, फॉर एग्जांपल यूएसए में इंडियन एम्बेसी है, ठीक, रशिया में भी है, और बहुत सारी जगह पे,
तो वहाँ पे हमारे इंडियन एम्प्लॉय, वहाँ पे जो हमारी इंडियन एम्बेसी है उसमें कौन लोग होते हैं, वो उसमें हमारे इंडियन लोग ही होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सर्विस कहाँ दे रहा है, वो आउटसाइड इंडिया दे रहा है, ठीक है। सैलरी कौन दे रहा है उसको, यहाँ पे गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट सैलरी पे करती है। तो वो जो सैलरी मिल रही है ना उसको, वो जो सैलरी मिल रही है उसके उस इंडियन पर्सन को, वो इंडिया में उसको, अच्छा सर आप कह रहे हो कि एक मिनट इस पॉइंट को कंप्लीट करता, सॉरी। तो वो जो सैलरी उसके हाथ में मिल रही है, वो उसको टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में, ठीक है, टैक्स देना पड़ेगा। सर इंडियन एम्बेसी में तो हो सकता है हमारे लिए कुछ यूएसए वाले लोग भी हों, है ना, वो भी तो हो सकते हैं। तो क्या वो, क्या उनके यहाँ उनको भी उनको भी टैक्स देना पड़ेगा? मान लो कोई इंडियन एम्बेसी है ये, इसमें तो फॉरेनर भी तो हो सकते हैं हमारे एम्प्लॉय वहाँ पे, हमारे लिए जो इंडियन इंडियन एम्बेसी के लिए काम करते हो। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्या इनको भी टैक्स देना पड़ेगा? ये देखो, ये इंडियन है, ये फॉरेनर है, ठीक है, ये फॉरेनर है, ठीक, ये फॉरेनर है, तो इसको भी टैक्स देना पड़ेगा। इसको भी इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है, हाँ जी, तो इसको भी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो सैलरी पेबल बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन हो। अब देखो एक चीज देखो, रुक जाना एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा माफ करना, मुझसे थोड़ी सी गलती हुई, मिसगाइड ना हो जाओ आप, रुक जाओ। तो इस पॉइंट में मेरे से गलती हुई क्या, देखो यहाँ पे सिर्फ इंडियन सिटीजन, इस पॉइंट में सिर्फ इंडियन सिटीजन की बात कर रहा है, यानी ये फॉरेन की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट में सिर्फ इंडियन सिटीजन की बात कर रहा है, तो वो वाला पॉइंट अपने दिमाग से रिमूव कर देना, है ना, माई मिस्टेक, ठीक है। तो देखो पांचवा पॉइंट क्लियर, इंडियन सिटीजन की बात करा, इंडियन सिटीजन को इंडियन गवर्नमेंट ने पे करा, किस लिए पे करा, आउटसाइड, फॉर सर्विसेज रेंडेड आउटसाइड इंडिया, देन such salary shall be considered deemed to be earned in India, and that means that is an Indian income, and such person shall have to pay tax in India. ओके अब देखो इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब सर क्या होता है, एक्सेप्शन का मतलब उसको छोड़ के, एक्सेप्शन का मतलब उसको हटा के, ठीक है। अलाउंसेस एंड परक्यूजिट, इंडियन गवर्नमेंट अलाउंसेस एंड परक्यूजिट भी देती है, इंडियन गवर्नमेंट अलाउंसेस एंड परक्यूजिट भी देती है, ठीक है, हाँ देती है। तो ठीक है, आउटसाइड इंडिया तो वो एग्जाम्प्ट होते हैं, मतलब वो टोटल इनकम में काउंट नहीं होते, ठीक है। आई थिंक मेरा जो माइक है वो काम नहीं कर रहा है, तो आई थिंक मेरा जो माइक है ना, इसने धोखा दे दिया, ठीक है। कोई बात नहीं है, एडजस्ट कर लेना यार थोड़ा, मैं इसको चेक करूंगा, ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, तो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। तो देखो डिविडेंड, अब अगला पॉइंट क्या था, 6 पॉइंट, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया शैल, ठीक है, शैल बी डीम्ड टू बी अर्निंग इंडिया। देखो कोई डिविडेंड है, किसने पे करा, इंडियन कंपनी ने पे करा, ठीक है, इंडियन कंपनी पे करा आउटसाइड इंडिया, ठीक है, आउटसाइड इंडिया किसी को भी पे करा, ठीक है। तो वो क्या होगा, डीम टू बी अर्निंग इंडिया, डीम टू बी अर्निंग इंडिया मतलब इंडियन इनकम होगी, वो टैक्सेबल हो जाएगी, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, किसी के हाथ है, रेसिपिएंट चाहे कोई भी हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंटरेस्ट इनकम शैल बी डीम टू बी अर्न इन इंडिया, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम शैल बी डीम टू बी अर्न इन इंडिया, सर कब होगी, एक कंडीशन क्या है, इफ इट इज पेबल बाय, देखो पेबल यानी कि पेयर, रेसिपिएंट नहीं पेयर, अगर पेयर कौन है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, तो वो जो इंटरेस्ट इनकम है रेसिपिएंट के हाथ में डीम टू बी अर्न इन इंडिया हो जाएगी, चाहे रेसिपिएंट कोई भी हो, ठीक है। तो पेयर कौन है, गवर्नमेंट है। हम क्या चीज की हम बात करें, इंटरेस्ट इनकम की बात करें, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट पे करा, किसी को भी पे करा, तो वो उस पर्सन के हाथ में क्या होगी, इनकम बन जाएगी। उसके बाद आता है रेजिडेंट, अगर किसी रेजिडेंट ने पे करा, एंड प्लस दो कंडीशन है, एक तो क्या है, वो रेजिडेंट है, वो पर्सन, पेयर कौन है, रेजिडेंट, पेयर कौन है, रेजिडेंट। ये हम यहाँ पे इन तीनों पॉइंट में पेयर की बात कर रहे हैं, है ना, पेयर की, पेबल बाय यानी कि पेयर, ठीक है। तो पेयर कौन है, रेजिडेंट है, एंड इफ बोरोड अमाउंट,
अब उसने क्या करा, लोन करा, लोन लिया और बोरोड अमाउंट को क्या करा, यूज्ड इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया में यूज किया, बिजनेस और प्रोफेशन कहाँ है, इंडिया में, ठीक है। तो बोरोड अमाउंट का यूज कहाँ किया है, इंडिया में, ठीक है। और या तो अर्नड, ठीक है, अर्नड एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, ठीक है। बोरोड अमाउंट का यूटिलाइज कहाँ किया, इंडिया में किया, ठीक है। यूज इन बिजनेस प्रोफेशन, या तो बिजनेस प्रोफेशन में या फिर एनी सोर्स में, किसी भी सोर्स में उसने पैसा लगाया और उससे इनकम कमाया, तो वो जो इंटरेस्ट इनकम है वो पर्सन के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा, पहला और दूसरा हो गया। पेयर कौन है, नॉन रेजिडेंट, प्लस इफ बोरोड अमाउंट का यूज कहाँ, बिजनेस और प्रोफेशन में, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे अदर सोर्स नहीं, दूसरा कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन है, यहाँ पे बिजनेस और प्रोफेशन, इसके अलावा किसी सोर्स में पैसा यूज किया तो उस नॉन रेजिडेंट ने, तो उसका मतलब उस नॉन रेजिडेंट के हाथ में, तो सॉरी रिसिपिएंट के हाथ में, तो रिसिपिएंट के हाथ में वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। बिजनेस और प्रोफेशन है यहाँ पे। आप बात करते हैं आगे, अब रॉयल्टी इनकम, ठीक है। रॉयल्टी इनकम डीम टू बी अर्न इन इंडिया कब मानी जाएगी, इफ इट इज पेबल बाय गवर्नमेंट है, तो भाई अगर गवर्नमेंट पेयर है तो ये रॉयल्टी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, यानी कि डीम टू बी अर्न इन इंडिया हो जाएगी, दूसरे शब्दों में कहें तो, ठीक है। अब उसके बाद रेजिडेंट एंड इफ सर्विसेज यूटिलाइज इन बिजनेस, ठीक है। सर्विसेज कहाँ पे, बिजनेस में यूटिलाइज करी या प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया, और अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम, या किसी भी सोर्स में लगाया इंडिया में और उससे पैसे कमाए, ठीक है। अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम, तीसरा पॉइंट बिल्कुल सिमिलर पॉइंट है, देखो पेयर में यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे पेयर था, यहाँ पे भी वैसे पेयर है। पेयर कौन है यहाँ पे, नॉन रेजिडेंट है, प्लस इफ सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे शब्द है सर्विसेज, क्योंकि वहाँ इस वाले पॉइंट में तो इंटरेस्ट इनकम था, यहाँ पे रॉयल्टी इनकम है। रॉयल्टी इनकम के क्यों पे करते हैं हम रॉयल्टी, जब हम कोई सर्विसेज लेते हैं उसके बदले हम पे करते हैं, ठीक है। तो रॉयल्टी, सब एक एग्जांपल दो रॉयल्टी इनकम का। सर रॉयल्टी इनकम जैसे कि कोई मानो कोई हमने एक फॉर्मूला है, मानो मैं दवाई बनाता हूँ, ठीक है, मैं दवाई बनाता हूँ और मैं दवाई में फॉर्मूला लिया मैंने कि इस दवाई में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, तो वो एक फॉर्मूला है, तो मैंने किसी से बाय करा, अब तो उस फॉर्मूला को किसी ने बनाया, मैंने उससे बाय करा, अब मैं उसके बदले उसको पेमेंट करता हूँ, तो उसको रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझे। नॉन इफ सर्विसेज यूटिलाइज बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया, अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम, तो वो क्या है, डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया, मतलब इंडियन इनकम है, तो किसी के हाथ में हो वो टैक्सेबल होगी। 9th पॉइंट, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, यहाँ पे बात करने वाले हम फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। फीस का मतलब, अरे कोई फीस जैसे आप ट्यूशन फीस देते हो, यहाँ पे भी वही फीस है, वो फीस है। फीस किस लिए, टेक्निकल सर्विसेज के लिए, आपने कोई टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करी। सर टेक्निकल सर्विसेज क्या होती है, तो देखो टेक्निकल सर्विसेज का क्या मतलब होता है सर, मतलब कि एनी मैनेजरियल सर्विसेज, यहाँ पे जो शब्द लिखा मैनेजरियल सर्विसेज, टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। मैनेजरियल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक, कितनी है, 3। मैनेजरियल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी आपने प्रोवाइड करी, ठीक है। कंसल्टेंसी का एक एग्जांपल सर वही आर्किटेक्ट वाला, टेक्निकल का आपको मान लो कोई मैकेनिक हो, ठीक है, मैकेनिक हो, कोई मशीन बनानी है, उससे रिलेटेड आपने कोई सर्विसेज दी कि भाई हाँ इसमें ऐसे ऐसे काम होगा, है ना, सॉफ्टवेयर या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो गई, ठीक है। मैनेजरियल सर्विसेज, मान लो कोई आपने कोई ट्रेनिंग दी, इसको स्टाफ को, कॉर्पोरेट स्टाफ को आपने कोई ट्रेनिंग दी, ठीक है, ये हो गया मैनेजरियल सर्विसेज कि भाई ठीक है। तो ये हो गया आपका, मतलब इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपसे नहीं पूछेगा कि भैया व्हाट इज फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा बताओ डीम टू बी अर्न इन इंडिया ये कब होगा, ये पूछेगा। तो आपको क्या लिखना है, ये लिखना है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज शैल बी डीम टू बी अर्न इन इंडिया कब, इफ इट इज पेबल बाय, पेबल में यहाँ पे कौन है, 3 लोग हैं, बिल्कुल सेम है ऊपर जो हमने पढ़ा था ना, ठीक है, सेम ही है, गवर्नमेंट, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है किसका, रॉयल्टी इनकम फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। तो गवर्नमेंट है, रेजिडेंट, प्लस if services utilized in business प्रोफेशन इन इंडिया, और है ना, any source of income,
ठीक है। नॉन रेजिडेंट सर्विसेज यूटिलाइज इन बिजनेस प्रोफेशन अर्निंग रिसोर्स, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, इसलिए मैंने इसको फटाफट पढ़ दिया मैंने। आगे बात कर। आई होप माइक इज वर्किंग प्रॉपर्ली। आगे गिफ्ट, अगला पॉइंट है गिफ्ट। गिफ्ट इन मनी, देखो गिफ्ट इन मनी है, काइंड नहीं है, मतलब सिर्फ पैसे की बात हो रही है, पैसा, मनी, पैसा पैसा पैसा, है ना, पैसे की बात हो रही है यहाँ पे। तो गिफ्ट इन मनी क्या है? गिफ्ट मनी पेड बाय रेजिडेंट टू रेजिडेंट रेजिडेंट टू रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट, सॉरी रेजिडेंट टू रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। पहला किसने पे करा? रेजिडेंट ने पे करा किसको? पहला रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, या फिर दूसरा रेजिडेंट ने पे करा किसको? नॉन रेजिडेंट को, या फिर किसी फॉरेन कंपनी को, तीसरा फॉरेन कंपनी, ठीक है। शैल बी डीम्ड टू बी अन इंडिया, इनके अलावा कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है, सॉरी चौथा व्यक्ति नहीं होगा, 3 व्यक्ति तो है यहाँ पे, ठीक है। रेजिडेंट ने पे करा, देखो रेजिडेंट ने पे करा, समझना, रेजिडेंट ने पे करा किसको? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। क्या पे करा? मनी दिया, या फिर नॉन रेजिडेंट को पे करा, या फिर फॉरेन कंपनी को पे करा, तभी ये, ठीक है। अब पूरा पहले समझ लेते हैं, ठीक है। इफ एग्रीगेट क्या मानेगा? डीम टू बी अर्न इन इंडिया मान लिया जाएगा इफ एग्रीगेट अमाउंट एक्सीड्स 50,000 50,000 से। तो ये मनी कितना है? मान लो मैंने 51,000 दिए, 51,000 किसको दिए? नॉन रेजिडेंट को, 51,000 दिए नॉन रेजिडेंट को, तो सर ये तो टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो ये टैक्सेबल किसके हाथ में होगा? नॉन रेजिडेंट के हाथ में, क्योंकि इसी को तो पैसा मिला है, इनकम किसको हुई? मतलब एक तरह से पैसा दिया, गिफ्ट है बेशक, लेकिन हम क्या है, वो इनकम मानी जाएगी जिसको मिला। ये लोग रेसिपिएंट है, ये लोग क्या है? रेसिपिएंट, तो रेसिपिएंट को हाथ में वो इनकम बन जाएगी, क्या बन जाएगी? इनकम, डीम्ड इनकम बन जाएगी, ठीक है। अगर सर मान लो 50,000 होता तो ये 50,000 तक माफ है, 50,000 तक माफ है, 50,000 से ऊपर है तो टैक्सेबल है। अब सर इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, अगर मान लो सर नॉन रेजिडेंट ने किसी नॉन रेजिडेंट को दिया तो क्या एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखा? रेजिडेंट ने किसी ऐसे है तो रेजिडेंट ने 3 आदमी को दिया तभी ये क्या डीम्ड इनकम माना जाएगा। रेजिडेंट ने 3 आदमी को दिया तभी ये माना जाएगा क्या? गिफ्ट इन मनी एंड शैल बी कंसीडर्ड डीम्ड इनकम। किसको? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, फॉरेन, ये 3 लोग, ठीक है। इसका उल्टा होगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा। बिल्कुल मैंने क्रक्स आपको बताया, ये आपको पॉइंट याद रखना है। आई होप माई माइक इज वर्किंग। माइक ने आज पहली बार धोखा दिया मुझे, बहुत दुखी हूँ मैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, देखो इसके ये वाला एग्जाम्पल कर देता हूँ मैं इसको इरेज कर दूँ। आई होप कि क्लासेस आपको बोरिंग नहीं लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। भाई बोरिंग तो है ही यार, देखो टू बी ऑनेस्ट बोरिंग तो है, मैं आपको यहाँ पे नाच के तो नहीं दिखा सकता, हाँ, बट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो ये एग्जांपल है, बताना मेरे को आपको समझ में आया है या नहीं। इससे पहले आप आंसर मत देखना, ठीक है, रुक जाना 1 सेकेंड, इसलिए है ना, ये लो, अब आंसर आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। अब आपको अगर आपने आंसर सही दिया दैट मीन्स आपको समझ में आया, नहीं दे पाए तो आपको दोबारा सुनना है, इसका मतलब यही है और कुछ नहीं हो सकता फिर, ठीक है। अब देखो आर लिमिटेड जर्मन कंपनी है, कोई जर्मन की कंपनी है, ठीक है। मैं स्केच लेता हूँ यहाँ पे, मैं इसको तो इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है? आर लिमिटेड है, जर्मन की कंपनी है, विच इज अ नॉन रेजिडेंट, बता रहा है कि जो कंपनी है वो नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट इंडिया, एंड फॉलोइंग इनकम, ये इनकम कमाई है, ठीक है। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज कमाई है, ठीक है। बोल रहा है फीस में आर लिमिटेड और मैंने इंडिया में फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज कमाई है, ठीक है। एडवाइस करना है अबाउट द टैक्सेबिलिटी ऑफ सच इनकम इन द हैंड्स ऑफ आर। भाई आर ने कमाया तो बताना है आपको कि क्या वो चीज़ें टैक्सेबल होंगी या नहीं होंगी।
तो सर क्या है, पहला पॉइंट कहता है गवर्नमेंट ने पे करा, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मुझे किसने पे करा है, गवर्नमेंट ने पे करा है। कितना पे करा है, 20 लाख रुपया पे करना है। अब आपको बताना है आंसर। मैंने क्या बताया, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पेड बाय द गवर्नमेंट। पे किसने, पेयर कौन है, पे गवर्नमेंट है, तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है। दूसरा एस लिमिटेड है। एस लिमिटेड कौन है, इंडियन कंपनी, यानी कि क्या हो गया, इंडियन कंपनी क्या होती है, रेजिडेंट होती है। ठीक है, बताया था मैंने, इंडियन कंपनी रेजिडेंट होती है। कितना पे करा सर, इसने पे करा 30 लाख रुपए पे करे हैं। ठीक है, 30 लाख रुपए पे करे हैं फॉर द नो हाउ यूज्ड इन इंडिया। ठीक है, तो नो हाउ का यूज कहाँ करा इसने, नो हाउ का यूज करा इसने इंडिया में, और पेमेंट करने वाला कौन है, रेजिडेंट है। दो कंडीशन थी, दोनों मीट हो रही है, तो ये क्या है, टैक्सेबल है। वाई लिमिटेड है, इंडियन कंपनी है। ठीक है, यानी कि रेजिडेंट है। पेड कितना गया, 40 लाख फॉर नो हाउ अक्वायरिंग इन द जर्मन कंपनी यूजिंग चाइना। देखो पेमेंट तो करने वाला रेजिडेंट है, बट इसने उस नो हाउ को कहाँ यूज करा, आउटसाइड इंडिया करा। इंडिया में करा होता तो टैक्सेबल होता। ठीक है, तो क्या है, नॉन टैक्सेबल है। तीसरा वाला नॉन टैक्सेबल है। ठीक है, फोर्थ वाला जेड लिमिटेड है, नॉन नॉन रेजिडेंट है। ये पेयर कौन है, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, फॉर एक्वायरिंग नो हाउ, जिन्हें एक्वायर करा नो हाउ टू बी यूज्ड इन इंडिया फॉर कैरिंग आउट सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि बिजनेस कहाँ यूज किया, बेसिकली बिजनेस में, इंडिया के बिजनेस में यूज करा। दूसरा पहला वो नॉन रेजिडेंट है, दूसरा उसने उस नो हाउ का जिसके लिए पेमेंट करी है उसको इंडिया में यूज करा, तो ये क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। समझ में आता है। ठीक है, बाकी दूसरा एग्जांपल है वो आपको खुद से ट्राई करना है। यहाँ होता है आपका पूरा पूरा चैप्टर डन, और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी मैं अपलोड करूंगा बहुत जल्दी। ठीक है, अपने रिव्यूज देना ना भूलें। बहुत मेहनत लगी है इस कॉन्सेप्ट को लिखने में। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। ऐसे चार्ट्स जो बनाए ना, और किसी की मुश्किल ही है, बस की तो है, मेरे से भी धुरंधर लोग हैं मानता हूँ, लेकिन आपको ऐसे कॉन्सेप्ट आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे। ये लास्ट डे में आपको हेल्प करेंगे रिवाइज करने में। ठीक है, 2-3 दिन में आपने इसको वापस रिवाइज कर लिया, आपका पूरा क्विकली रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो और आपको सब्सक्राइब करना है ना। ये नहीं कि भाई वीडियो देखी, लाइक भी नहीं करा और चुपचाप से निकल लिया, ऐसा मत करना। बहुत मेहनत लगी है इसको रिकॉर्ड करने। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। ठीक है, चलो।